Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Friday evening edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. Good evening, Amit. नमस्कार मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ रंगा। The top stories. Domestic indices fall more than 0.5%. Sensex closes below 62,200 level and Nifty settles below 18,500 mark. Rupee appreciates 15 paise against the US dollar and gold climbs above 54,300 rupees per 10 grams for February contracts at the MCX. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में 0.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 62,200 के स्तर से नीचे और निफ्टी 18,500 से नीचे फिसला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की मजबूती और एमसीएक्स में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना बढ़त से 54,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.6% के नुकसान से 389 अंक लुढ़ककर 62,182 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% की बढ़त से 113 अंक गिरकर 18,497 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज हुई। Well, as Amit just mentioned, the Sensex and the Nifty today fell more than 0.5%. The BSE Sensex finished below 62,200 level, while the Nifty settled below the 18,500 mark. The Sensex declined by 389 points, or 0.62%, to close at 62,182. The Nifty also plunged 113 points, or 0.61%, to close at 18,497. In the broader market, at the BSE mid-cap index slipped 0.45%, while the small-cap index ended 1% down. In the Sensex pack, 12 companies posted gains while 18 logged losses. Nestle was the top gainer as it added 2.2%, followed by Titan, Dr. Reddy's Lab and Sun Pharma, which surged 1.2% each. On the other hand, HCL Tech declined 6.7%, Tech Mahindra plunged 3.6%, Infosys fell 3.2%, while Wipro ended down 2.4%. In sectoral indices at the BSE, 4 sectors gained while 16 logged losses. The FMCG sector gained 0.7% and healthcare index added 0.2%. Consumer durables and Bankex both rose 0.1% each. On the other hand, IT index tumbled 3%, tech sector plunged 2.5%, realty fell 1.5% and metal index ended 1.2% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,134 companies gained while 2,391 fell. Shares of 115 companies, however, remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 15 पैसे की मजबूती से 82 रुपये 28 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स बढ़त से 104.6 पर दर्ज हुआ। पुनीत, शेयर बाजार की दशा और दिशा के बारे में देखें तो वैश्विक बाजारों से तो कहीं न कहीं अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में हालांकि छोटी गिरावट है। क्या माना जाए, सिर्फ इतने ऊंचे स्तर पर कहीं न कहीं सेंसेक्स या दोनों सूचकांक कहीं दबाव में हैं, या भारतीय निवेशक अपने जो इस तेजी को फौरी तौर पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली करना चाहते हैं, या कोई और कारण? नहीं, अमित, आपने सही कहा कि आज भारतीय बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग का एक मुझे लगता है माहौल था
हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स तो स्टेबलाइज हुई हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय बाजार जो है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स को बाय वेरी वाइड मार्जिन, और हम करीब करीब अपने जो ऑल टाइम हाई लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा था पिछले सप्ताह, और मुझे लगता है कुछ हद तक उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरा एक और बड़ा कारण था आज की जो आईटी सेक्टर स्टॉक्स थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स, उसमें काफी आज गिरावट थी, क्योंकि कल HCL टेक्नोलॉजीज ने प्रॉफिट वार्निंग इशू करी थी, और हमें ऐसा लगता था कि जो भारतीय आईटी कंपनीज है जो बिल्कुल उसमें थोड़ी कमजोरी तो थी लेकिन गिरावट नहीं थी, उसमें ज्यादा आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, थोड़ी सेलिंग भी हुई है। तो कुल मिलाकर वहां हमने काफी एक्चुअली वहां पर हेवी वेटेड स्टॉक्स हैं, आप जानते हैं HCL टेक्नोलॉजीज है, इन्फोसिस है, TCS है, इनका इंडेक्स में काफी वेटेज है, तो वहां हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। साथ में ही आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे वहां भी काफी वाइड रेंजिंग डिक्लाइंस थे। तो कुल मिलाकर कहूंगा पूरे बाजार में आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और आई होप कि इट स्टेबलाइजेस बाय नेक्स्ट वीक। पुनीत, लेकिन क्या इसके साथ साथ ये ना माना जाए कि ठीक है मुनाफा वसूली तो है, लेकिन 60,000, 61,000 और 62,000 के स्तर पे जब भी सेंसेक्स पहुंचता है या निफ्टी अपने इस स्तर के आसपास पहुंचता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव नजर आता है, यहाँ कहीं शंकाएं पैदा होती हैं। क्या लगता है कि बाजार अभी भी फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं निवेशक जो हैं, या ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा होना तो लाजमी था? देखिए, इसमें दो कारण है। एक तो जैसे आपने कहा कि एक नए लेवल पर और नई ऊंची वैल्यूएशंस पर जब बाजार आता है तो वहां पर कुछ हद तक इन्वेस्टर्स जो है वो कॉशियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या कुछ शेयर्स जो ज्यादा बढ़ गए हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक तो वो कारण रहा है, लेकिन मुझे लगता है साथ में ही कुछ चिंताएं अब जो जो जिसे कहता हूँ ग्रोथ कंसर्न जो है वो कुछ आगे आ रहे हैं। हमें जो एनेक्डोटल एविडेंस है वो ये बताती है कि कंपनीज की परफॉर्मेंस आने वाले समय में शायद उतनी अच्छी न रहे, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें डेफिनेटली कुछ स्लो डाउन आने की आशंका है नेक्स्ट ईयर। तो मुझे लगता है वो भी एक मार्केट को लेकर के थोड़ा कॉशियस मूड में है, और मे बी दैट विल बी द सिचुएशन फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। Yeah. Puneet, you earlier spoke about the IT sector, and also today we saw, all these big wigs like HCL Tech Mahindra, Infosys, they all fell massively, between 6 and 3%. But in the last couple of months, if you see, the rupee has weakened a lot. So that surely benefits, software exports, isn't it? Absolutely, Ranga. In fact, if you look at the rupee profits of IT services companies, they have been quite robust. However, there are major concerns around the growth prospects for IT companies. They are all expecting that budgets for IT spending will be cut next year. Okay. There is a possibility that the profits may not decline, but the growth premium that we used to pay for IT company stocks, that is likely to go down. Also, if you really look at technology sector stocks across the world, they are down by 30, 40, 50%. In many many good companies are down by 60, 70%. Yeah. I think Indian companies haven't given up those kind of gains. So, relatively speaking, IT stocks in India have been richly priced. So, I think these combined to produce this short-term effect today that we saw. Yeah. And Puneet, let's also talk about the small cap index. On a day when both the Sensex and the Nifty went down by 0.5%, the small cap index ended down 1%. It always happens. Even when the market moves up, this is kind of totally not in proportion. It is disproportionate move. Small cap and mid cap tend to move much, and especially even in these two, the small cap index moves a lot either way, down or up. Why is that? Usually, Ranga, that happens because, see, mostly in the large cap stocks, we find institutions are playing and they're investing. Okay. They have more resilience. Mostly in the small caps and mid caps, we will find retail investors who are more bigger participants. So clearly, whenever markets, and today I tell you honestly, I saw a bit of nervousness in the market today, somewhere in the mid session. In fact, towards the end of the day, the markets recovered quite heavily. To around 2:30, the Nifty was actually down by 200 points, and it recovered about 100 points in the last 1 hour. So actually, I think there was nervousness in the market today among investors, and definitely it affected retail investors. They were not so confident. They were not bidding shares higher, particularly mid-cap, small-cap. We saw banking stocks came off quite sharply today. In the morning, they were very high, and then they fell towards the end. Banking, as you know, is a very favorite sector right now with retail investors.
So my guess is that retail investors were somewhat cautious and nervous today after watching the headline indices fall. पुनीत, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि जो खुदरा निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा सतर्क हैं या ज्यादा उन्होंने उतना शायद चुनौतियों का सामना करने से अपने आप को बचाना चाहा है, या है कहीं ना कहीं वो सुरक्षित जोन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या वजह माना जाए इस तेजी के दौर में वो फिर भी क्यों इतना ज्यादा सावधान है? क्या जो पिछला अनुभव है उसको देखते हुए, या निश्चित तौर पे ये कदम बहुत ही बेहतर और यही सदा हुआ कदम जरूरी है बाजार में खुदरा निवेशकों के लिए, जिससे कि वो ज्यादा बड़े भूमिकाएं न करा पाएं या अपने ज्यादा नुकसान से बच सकें? नहीं, आपने सही कहा, ये दोनों ही कारण है। पहले जो पुराना अनुभव है, जो अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेड नहीं करना चाहिए, और जहां बहुत तेजी से बढ़त आई है वहां वो प्रॉफिट बुकिंग करके अपने को कुछ हद तक बचाना चाहते हैं। दूसरा, डेफिनेटली अगर आप एक कॉशियस मूड में रहेंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक हमने देखा है कि बाजार के लिए जैसे आप कहते हैं कि कुछ संभल कर चलेंगे तो ज्यादा दूर तक जा पाएंगे, और यदि रैश ड्राइविंग करेंगे तो वो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो मुझे लगता है मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है जी। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मार्केट्स को लेकर लॉन्ग टर्म में, बट डेफिनेटली एक करेक्शन बीच बीच में आ सकती है बाजारों में जी। Investors are cautious. Yeah, and Puneet, let's also talk about the auto sector. You know, after a long time, they are having a good time now. October sales and November sales were really at record levels for passenger cars, for two-wheelers, and also, commercial vehicles. And commercial vehicles have always been known to be a lead indicator of the shape of things to come. Can we expect this particular sector and also the auto ancillary sector to benefit from this boom? Ranga, in fact, auto sector has been doing very well lately. In fact, we all know that there have been long waiting periods for buying cars and commercial vehicles. So I think overall, if you ask me, the auto sector, after many years, in fact, has picked up very well and is quite robust right now. However, lately we have seen some slowdown in sales of vehicles, but I think that is temporary. You are right. Automobile sector in India, I think, is poised for multi-year growth. We will see sales go up, and also, of course, auto ancillary stocks which have adapted very well to adoption of electric vehicle technology to other changes in the auto industry. I think this sector is likely to grow quite well over the next few years, and of course there may be short-term dips, but you're right. Long term, it appears to be very good. पुनीत, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कहीं ना कहीं निवेशकों को इस बात का भी आशंकाएं हैं कि कंपनियों का जो प्रदर्शन है वो शायद उतना बेहतर नहीं रहे। क्या कारण है इसका? जैसे कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है, वो भी एक वजह है, या अभी भी कहीं न कहीं उत्पादन या मांग या डिमांड से संबंधित चुनौतियां बाजार में मौजूद हैं, जिसके चलते कंपनियां अभी भी बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक अपना कदम उठा रही हैं? और ये सावधानी अगर ऐसा है तो कब तक इस तरह की आशंकाएं चलेंगी? अमित, देखिए, ये सारी बातें एक तरह से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे जो सेंट्रल बैंक है दुनिया में, उन सब ने कुछ हद तक मिलजुल कर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर, क्रेडिट को कंट्रोल करके डिमांड को कम लाने की कोशिश की है, जिससे इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सके। और हम देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम आ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो दर था वो भी कम आ रही है। तो कुछ हद तक ये एक सेंट्रल बैंक के द्वारा एक सोची समझी एक रणनीति है इन्फ्लेशन को कंट्रोल लाने के लिए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से आने वाले समय में हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष जो है 2023 उसमें कम आएगी। भारत में भी, विश्व में भी जीडीपी ग्रोथ कमाने की आशंका है, और बाजार कुछ हद तक उसके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफी ग्रोथ देखी थी पिछले 2 सालों में जी। हालांकि मुझे अगेन मैं ये कहूंगा कि ये टेम्परेरी फेज होगा। डेफिनेटली एक डिप आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसमें कोई शक नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज बियॉन्ड, मतलब उसमें कोई डिबेट का पॉइंट नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म डिप होगा, उसके बाद जब आप कहते हैं कि शॉर्ट टर्म या मतलब अल्पकालिक कारण है, तो ये अल्पकाल से कितना, अगर समयावधि समझूं मैं, तो 3 महीने, 6 महीने या उससे ज्यादा, मतलब कितने दौर तक हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? अगर ऐसी आशंकाएं जन्मे तो क्या कहेंगे आप? अमित, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि आपने यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। आप फाइन प्रिंट को, क्योंकि हमें ऐसी आशंका है कि अगले 6 महीने काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस इकोनॉमीज फेस करेंगी।
तो आप आने वाले समय में जो कंपनी के प्रदर्शन है उसमें हमें ऐसा लगता है कि डिप आएगा। कमोडिटी प्राइसेस में काफी डिप आया है और जो हम सुन रहे हैं कमेंट्री फ्रॉम कंपनीज, आईटी कंपनीज का तो कल प्रॉफिट वार्निंग आई है, उससे पहले और दूसरे क्षेत्रों में एफएमसीजी ने कहा था कि भी कम हो रहे हैं, सेल्स कम हो रही है। तो मुझे लगता है 6 महीने अगले थोड़े मुश्किल होंगे इकोनॉमीज के लिए और शायद मार्केट्स के लिए। Yeah, and Puneet, as you're saying that the next 6 months could be, challenging for the economy, for the stock markets. There were some reports also today which said that 2023 could be challenging for the stock markets. In this kind of a scenario, we are seeing that the Sensex and Nifty are at around their all-time highs, record highs. Could this be a perfect juncture for people to book their profits and maybe re-enter the markets later on after 6 months or a year when it is at a bottom? पुनीत, मैं इनकी बात को मैं सीधे इनके बात के पूछने का मतलब ये है, बाजार बहुत ज्यादा ऊंचा है। अगर 6 महीने में बाजार में दबाव रहने वाला है तो क्या जितना भी इनके पास स्टॉक्स है उसमें मुनाफा वसूली कर ले और वापस से बाजार में घुसे या नहीं? एक आम निवेशक को ऐसे दौर में क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको ये काफी मुश्किल सवाल है, इसके कई परम्यूटेशंस हो सकते हैं जी। मैं ये कहूंगा कि मेरा अपना अनुमान ये है, पर्सनल मेरी ओपिनियन ये है कि कुछ यू शुड टेक सम मनी ऑफ द टेबल। दिस इज द टाइम। रिकॉर्ड वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है और एक अच्छा समय होगा ये कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके सारे बेचने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से 20, 25, 30% अगर लिक्विडेट करते हैं और वो लिक्विडिटी रखते हैं अपने हाथ में, तो आने वाले समय में आपको काफी अच्छी मौके मिलेंगे। दूसरा, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कौन से सेक्टर के स्टॉक्स बेच रहे हैं। कुछ सेक्टर जैसे अगर आप देखिए फाइनेंशियल्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर अभी प्रदर्शन अच्छा रहेगा उसका। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां पर चैलेंजेस हो सकते हैं या शेयर्स में बहुत ज्यादा बढ़त आई है, वहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे ख्याल से एक वाइज स्ट्रैटेजी होगी। पुनीत, जिस तरह के सेक्टर्स के बारे में बात करी, हमेशा से बैंकिंग आज के दौर में खासतौर पे जो सरकारी बैंकिंग है या पूरा निफ्टी बैंकिंग आप देखिए, उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। ऐसे दौर में भी क्या इस क्षेत्र में घुसना अभी जो है एक स्वस्थ सलाह होगी? देखिए, बैंकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो अगले 3 से 5 वर्षों में भारत में जो क्रेडिट साइकिल है वो एक्सपैंड करेगी, तो ये बैंकिंग क्षेत्र में और प्रॉफिट आएंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है अभी, तो मुझे लगता है थोड़े दिन इंतजार करके तब आप निवेश कर सकते हैं जी। और अगर निवेश जो भी करे, मैं ये कहूंगा कि उनको सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा इस वक्त निवेश करना मुझे लगता है कि बहुत स्मार्ट चीज नहीं होगी। कोई बड़ा लंपसम इन्वेस्टमेंट जी करना चाहिए। एक मुश्त निवेश न करें, धीरे धीरे करके बाजार में निवेश करें। पुनीत, चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। Welcome back, listeners. You are tuned in to the Market Mantra program on All India Radio. हमारे साथ चर्चा कर रहे थे बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, रुपए के बारे में अगर जानना चाहूँ तो रुपए तकरीबन 82-82.5 रुपए डॉलर के मुकाबले काफी एक व्यवस्थित तौर पे बना हुआ है। रुपए में कितना दबाव नजर आता है, जबकि अगर अन्य विदेशी मुद्राओं को देखें तो वो काफी दबाव में रही हैं। और साथ के साथ ये भी देखें कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें जो एक काफी बढ़त थी वो भी तकरीबन 112 से गिरते 104 के आसपास आ गया है। तो अमित, हमारा अपना अनुमान ये है कि जो वर्स्ट फेज था इकोनॉमिक करेंसी क्राइसिस का दुनिया भर में, वो अब खत्म हो चुका है और अब ज्यादातर हम स्टेबिलिटी देखेंगे करेंसी के अंदर। अगर आप देखें तो जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो सभी में एक उछाल वापस आया है। उन्होंने स्टेबल एक स्टेज अचीव करी है अगेंस्ट डॉलर।
रुपए में भी अगर आप देखें तो कुछ हमारा रिबाउंड देखा है हमने, लेकिन रुपया अभी 82 के आसपास रुपए टू द डॉलर में वो स्टेबलाइज है, क्योंकि आरबीआई इस वक्त मैनेज कर रहा है। आरबीआई ने काफी हद तक डॉलर्स बेचे थे अपने रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए जब काफी गिरावट आ रही थी, और अब आरबीआई जब डॉलर की थोड़ी सप्लाई बढ़ी है तो वो बाई कर रहा है। तो मेरा अपना अनुमान यह है कि आरबीआई एक नैरो रेंज में रुपये को रखेगा, और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि अब जो कंडीशन है वो फेवरेबल है स्टेबल रुपये के लिए। मैं कोई बहुत बड़ी अब यहाँ से मूवमेंट करेंसीज में या रुपये में अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि होगी। चलिए नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। चीन द्वारा कोविड प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से अर्थव्यवस्था में मजबूती की उम्मीदों के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में मजबूती का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.3%, जापान का निकेई 1.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की बढ़त रही, जबकि सिंगापुर का स्टेट साइन सूचकांक और चीन का शंघाई कम्फर्ट सूचकांक 0.3% की मजबूती के साथ बंद हुए। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.2% से 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। पुनीत, बहुत संक्षेप में, ये चीन की में जिस तरीके से अभी कोविड प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से वैश्विक बाजारों में एक नई उम्मीद जगी है, ये कितना लुभावित करती है या आशान्वित करती है? अमित, ये काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है गुड्स का भी, सर्विसेज का भी, रॉ मटेरियल्स का भी, और चाइना में जो प्रतिबंध है उसकी वजह से काफी अफेक्ट हो रही थी इकोनॉमी। अभी शुरुआत हुई है चाइना में जो जीरो कोविड रूल्स को रोल बैक करने की। मुझे लगता है कुछ समय लगेगा उसके अंदर, 3 महीने शायद लग सकते हैं पूरा रीओपनिंग में, लेकिन वो एक अच्छी डेवलपमेंट है फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। इससे जो नॉर्मल ट्रेड है वो रिस्टोर होगा, तो उसका डेफिनेटली अच्छा फायदा हम देखेंगे 2-3 महीने में। Well, let's move on to the American markets. U.S. stocks ended higher yesterday, snapping a 5-session losing streak. The 3 major indices rose as investors interpreted data showing a rise in weekly jobless claims as a sign the pace of interest rate hikes could soon slow. The Dow Jones Industrial Average ended 0.6% down, the S&P 500 fell 0.8%, and Nasdaq Composite Index declined 1.1%. Puneet, very briefly, to talk about the American economy and more specifically about the Federal Reserve's policy meeting next week, what would you expect that there could be, it could be on expected lines or there could be some surprises? No, I think it will be on expected lines. Fed has indicated that they will go slightly slower in raising rates. So we could see a 50 basis point rise in rates. In fact, in America, the strange story is that bad is good and good is bad. Yesterday, we got news that unemployment has risen in America, and because of that, the stock markets went up. Which indicated that inflation will come down, and therefore, interest rate hikes may not be as aggressive. So right now, I think U.S. markets are very narrowly focused on interest rate scenario in their markets. They're just looking at that one variable, and they're not focused on other parts of the economy. But I think U.S. Fed is aware of it, and going forward, we will see, of course, we're going to see higher rates, I mean, closer to maybe 5% for the U.S. rates finally. But it will definitely, the pace will definitely slow down. I think the thing to watch really is the quantitative tightening which is happening, which is they are pulling down liquidity from the American system. That will start biting also later in this tightening cycle. Right. And let's move on and take a look at oil prices. Oil prices were stable today but headed for a weekly loss on worries over weak economic outlooks in China, Europe and the United States. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.50 per barrel, while WTI crude prices were at $72.10 per barrel. Puneet, as far as oil prices are concerned, we have seen in the last couple of months from above, $100. From that region, it has come down to, 76 and 72. As far as our domestic prices are concerned, can we expect a downward revision by our oil marketing companies? I don't think that is possible, because what happened actually was that when oil prices were ruling at 100 plus, government was brave enough to say that, okay, we will not raise rates. Hold the domestic prices, yeah. Domestic prices, and in that process, they ran up a large deficit. And in fact, our government has today asked Parliament to sanction some liquidity for oil. So I think there's a gap there.
which government would like to fill now because oil prices have come down and there may be some those losses may have abated. So I think any dip in oil prices in petrol diesel prices in India is some time away. But the huge pressure that we had on foreign exchange reserves, on margins of oil companies, I think that pressure is going to abate. Yes. And open opportunities for the future. पुनीत, ये एक बड़ा आम सा वो रहता है, आम उपभोक्ता के मन में भी रहता है, सभी विश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि अभी तेल कंपनियों का जो भी होगा, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए आमतौर पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी। क्या इसका वजह ये माना जाए कि सरकार के पास जो चुनाव की एक प्रक्रिया थी उसका एक दबाव रहता है, या हम के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी रही है। 80 रुपए से ऊपर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 80 रुपए से ऊपर ही बना हुआ है। इसके बावजूद भी अब आने वाले 6, 7, 8 महीनों के बाद शायद फिर से कुछ राज्यों का चुनाव होगा, तब तक ही राहत रहेगी क्योंकि, या फिर आप एक विश्लेषक के तौर पे ये भी मानेंगे कि नहीं ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उतनी तेजी नहीं है तो कहीं ना कहीं इतना सकारात्मक रह सकता है? नहीं, देखिए अमित, मुझे लगता है सिर्फ चुनावों से संबंधित नहीं है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है वो काफी हद तक हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है, उसको अपने प्रभावित करते हैं। और अगर हम ऑयल प्राइसेस मार्केट में बिल्कुल फ्रीली बढ़ने देते हैं तो उससे कुछ हद तक जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसकी बाइंग पावर भी कम होती है और इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करता है नेगेटिवली। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो ज्यादा इकोनॉमिक प्रूडेंस को लेकर के है। उन्होंने देखा है कि इसका फायदा है कि हम थोड़ा एक तरह से नुकसान बर्दाश्त करें ऑन डीजल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, और उसका हम फायदा उठाएं इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो अगर इसको हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ऑयल प्राइसेस में नहीं होगा और आने वाले समय में चाहे चुनाव है चाहे चुनाव नहीं है, गवर्नमेंट वुड लाइक कि स्टेबल प्राइसेस रहें और उसका बहुत ज्यादा बोझ कंज्यूमर्स पर न पड़े। Yeah, and Puneet, internationally, traditionally it is said that during winters the demand for heating oil goes up. So could that also, impact the prices in the next couple of weeks? Ranga, all those things have actually got disrupted. What happened was, usually we would see prices will start rising in winters. But this time, if you see, prices are falling during winters. Oil prices have actually come down and we peaked somewhere in the summers. So clearly, geopolitics is playing havoc with all these established rules of the game, and I think that is not going to be in play this year. Maybe next year when markets are normalized, we could probably see those kind of patterns. नजर डाले थे सराफा बाजार पे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 230 रुपए की बढ़त से 54,280 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 280 रुपए की मजबूती से 67,310 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से $1,806.50 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी भी बढ़त से $23.30 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, मेरा वही पुराना सवाल कि सोना क्योंकि भारतीयों के मन में ललक रहती है, रहेगी, रहनी भी चाहिए, 54,000 रुपए एक बहुत बेहतर स्तर है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स में कमजोरी को देखते हुए सोने में अभी कितनी तेजी है? थोड़ी देर पहले रंगा और हम बात कर रहे थे तो रंगा का कहना यह था कि निश्चित तौर पर सोने से ज्यादा बढ़त चांदी में देखी जा सकती है। आप क्या मानते हैं? देखिए, हाँ, तो ये बात साफ है कि जो डॉलर इंडेक्स है उससे इस सोने और चांदी की कीमतों का काफी सीधा संबंध है। और डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो डेफिनेटली दोनों प्राइसेस ऊपर जाता है, पहली बात। दूसरा ये कि ये बात भी हम मानते हैं कि अब डॉलर इंडेक्स की जो पीक है वो हमारे पीछे है और आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स में और गिरावट आ सकती है। तो डेफिनेटली सोने और चांदी के लिए एक माहौल जो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद एक गोल्ड वर्सेस सिल्वर जो एक पैटर्न है, हमने ये देखा है कि काफी समय से गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया था और सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मैं भी रंगा से कुछ हद तक एग्री करता हूं कि हालांकि सोने में भी हम तेजी देखेंगे और चांदी में भी, पर ये पॉसिबल है कि चांदी जो है वो थोड़ी ज्यादा उसमें हम बढ़त देखें। जी पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा सरल भाषा में समझाने के लिए धन्यवाद। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.